तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सामने साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आपको अगर आप 2023 की बोर्ड की तैयारी करें तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर दिला कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करें, पहले कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं। और 2023 यूपी बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो 95% आपके यही प्रश्न आएंगे और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? SKM-StudyClasses.com वेबसाइट और SKM स्टडी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हमने आपके छांट के लेकर रखे हुए हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। देखिए प्रश्न क्या है कि दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। क्या? दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। ध्यान दीजिएगा, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है क्या है? ठोस है। और परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है? आर्सेनियम सल्फाइड का शुद्ध कोलाइडी विलयन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? जो आर्सेनियम सल्फाइड है, सल्फाइड का शुद्ध कोलाइडी विलयन, जो शुद्ध कोलाइडी विलयन है वो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो आर्सेनियम सल्फाइड का सॉल, यानी जो आर्सेनियम सल्फाइड का सॉल उभय अपघटन विधि से, क्या किस विधि से? उभय अपघटन विधि से तैयार किया जाता है। आर्सेनियस ऑक्साइड H2O3 के ठंडे जलीय विलयन में धीरे धीरे H2S गैस आधिक्य में प्रवाहित करने से आर्सेनियम सल्फाइड यानी कि AH2S3 का पीला सॉल प्राप्त होता है। क्या होता है? पीला सॉल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम AH2O3 जिसका जलीय विलयन है प्लस H2S3 H2S, ठीक है। तो आधिक्य में इसके क्या बनेगा? पीला सॉल्व बनेगा। किसका? AH2O3 का प्लस 3H2O का, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा? इसका पीला सॉल्व बनने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है, अच्छी तरीके से आपको समझना है। प्रश्न देखिए इसका हम क्या कर देते हैं, जो समीकरण संतुलित है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आर्सेनियम कितना है? 2 है, तो यहाँ सर भी 2 आपको मिलेगा। सल्फर की बात करें 3 सल्फर इधर है, 3 सल्फर यहाँ भी मिलेगा आपको। हाइड्रोजन की बात करेंगे 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर भी आपको 6 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे 3 ऑक्सीजन इधर है, तो 3 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट गैसों में ज़ीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, क्यों? ऐसा क्यों है कि उत्कृष्ट गैसों में, जो उत्कृष्ट गैसें हमारी होती हैं, ज़ीनान परमाणु के, जो ज़ीनान परमाणु है सबसे अधिक यौगिक हैं। उत्कृष्ट मतलब क्या? निष्क्रिय गैस एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसमें जो ज़ीनान परमाणु है यही सबसे ज़्यादा क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि ज़ीनान का आकार तथा परमाणु भार अधिक, जो ज़ीनान का आकार है तथा परमाणु भार है अधिक, तथा ज़ीनान का ऑक्सीजन की तुल्य आयनन विभव अधिक होने के कारण जो ज़ीनान है इसका जो आयनन विभव है ऑक्सीजन से क्या है? अधिक होता है। और ज़ीनान के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात कीजिए। ज़ीनान के हमें क्या करना है? सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है कि ज़ीनान के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात कीजिए नहीं, ज्ञात है, ठीक है। क्या है? ज्ञात है, ठीक है। ये आपको बना लेना है अच्छी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडान की खोज किसने की और इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा कि रेडान की खोज आखिरकार किसने की थी और इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो रेडान की खोज किसने की थी? रेडान की खोज डॉर्न ने की थी। किसने की थी? डॉर्न ने की थी। और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया था। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेडान है, रेडान की खोज किसने की थी? डॉर्न ने की थी। और इसका जो उपयोग है कैंसर के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HF द्रव है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? ऐसा क्यों है कि जो हमारा HF है वह द्रव है और HCl क्या है? हमारी गैस है।
तो ध्यान दीजिएगा, आंसर देखेंगे HF के अणुओं का हाइड्रोजन, जो HF के अणुओं का जो हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है। जो HF है इसका किसके साथ, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, जो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या हो जाता है, संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है। जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं, जिसके कारण यह क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है। जो संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, हमारे संक्रमण तत्व होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करा कि संक्रमण तत्वों में जो जटिल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है अधिक क्यों होती है। तो संक्रमण तत्वों में जो जटिल यौगिक बनाने की जो प्रकृति है निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। किस कारणों से, निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। देखिए अब कारण कौन कौन से हैं और आपको हम बताते हैं कारण कौन कौन से यहाँ पर। देखिए संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति निम्नलिखित कारणों पर अधिक होती है। क्या होती है, पहला क्या है, धातु आयनों का छोटा आकार। किसका, धातु आयनों का जो छोटा आकार है इस पर निर्भर करेगा। धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, ठीक है, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश। और देखिए और क्या कारण हो सकता है, लिगेंड द्वारा, किसके द्वारा, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्राप्यता। क्या हमने आपको बताया ना कि यह डी कक्षक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्या होता है कि हमने आपको बताया ना डी कक्षक के जो तत्व होते हैं हमारे संक्रमण तत्व होते हैं। तो यही कारण है कि जो लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की एकाकी युग्मों की ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्राप्यता। क्या, प्राप्यता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इंपॉर्टेंट क्यों, चलिए आपको भी बता देंगे हम। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है वह क्या है। ठीक है, उदाहरण द्वारा इसको समझाना है आपको, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रभावी हमारा क्या है, प्रभावी हमारा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्रभावी जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। फार्मेलिन क्या है, जो फार्मेलिन होता है वह क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। जो फार्मेलिन होता है फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। जो फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता है वह 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। जो विलयन है कहाँ प्रयुक्त होता है, मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है आपको, यूरोट्रोपिन पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है। जो फार्मेलिन है वह अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। तो जो फार्मेल्डिहाइड है किससे अभिक्रिया कर रहा है, अमोनिया से। ध्यान दीजिएगा 6HCHO प्लस 4NH3 से क्रिया करेगा। फार्मेल्डिहाइड किससे अभिक्रिया करेगा, अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CH2 का होल 6N4 यानी कि यूरोट्रोपिन प्लस 6H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं। देखिए पहले हाइड्रोजन को हम गिनते हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ और ये 6 12 हाइड्रोजन और 4 तिहाई 12 12 दूना 24 हाइड्रोजन आपको इधर भी मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा 6 2 12 यानी 12 हाइड्रोजन यहाँ 12 हाइड्रोजन यहाँ। तो टोटल आपको कितने हाइड्रोजन मिल गए, आपको टोटल हाइड्रोजन मिल गए 12 इधर भी मिल गए। अब देखिए हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक आपको यहाँ मिलेगा और एक कार्बन आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलेगा, 6 ऑक्सीजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? जो एनिलीन है इसको क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्लोरोबेंजीन को जब क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 6 वायुमंडलीय दाब पर जली अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो यह एनिलीन होती है। क्या होती है? एनिलीन प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, किस पर प्राप्त करेंगे? क्लोरोबेंजीन को जब क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2 की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जली अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एनिलीन प्राप्त होती है। यहाँ पर देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि 2C6H5Cl प्लस 2NH3 प्लस Cu2O से क्रिया का, देखिए यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 ATM है प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा और 2C6H5NH2 प्लस Cu2Cl2 बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है? जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं? तो सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ घटती जाती हैं और प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे आपको बताते हैं। निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। तो कौन सा ऐसा हमारा धातु ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है? MnO2 या TiO2 या VO2 या CrO2? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा CrO2। क्या आ जाएगा? CrO2। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद, जय भारत।